दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में एक कॉमेडियन ऐसे हैं जो कि वर्तमान में भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब एक दूसरा कॉमेडियन ऐसा तैयार हो चुका है भारत देश के अंदर जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन श्याम रंगीला का। श्याम रंगीला आपको पता है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से ये आते हैं और अक्सर इनको आप देखे होंगे कि अलग अलग गेटअप बना करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं। एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं जो कि आवाज़ें निकालते हैं और भी कई लोगों की आवाज़ें ये निकालते हैं, लेकिन इनको नरेंद्र मोदी का नकल करने से, नरेंद्र मोदी की आवाज़ निकालने से इनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली और इस चीज़ को श्याम रंगीला भी एक्सेप्ट करते हैं। अब वही जो श्याम रंगीला है उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है। राजनीति में आने को लेकर के उनका ये कहना है कि चूँकि कला के अंदर और ख़ास करके चूँकि ये कॉमेडी जगत से आते हैं तो उनका कहना है कॉमेडी जगत में राजनीति घुस चुकी है, राजनीति का प्रवेश हो चुका है, तो क्यों नहीं एक कॉमेडियन को भी राजनीति में आ जाना चाहिए। ये एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं कि एक दौर था जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि किस तरीके से श्याम रंगीला के ऊपर समय समय पर पाबंदियां लगाई गई। इनके शोज़ को टीवी पर नहीं दिखाया गया। जब ये यूट्यूब पर इन्होंने अपना प्रोग्राम करना शुरू किया तो यूट्यूब पर प्रोग्राम करने के बाद भी इनके ऊपर कई तरीके के कानूनी कार्रवाई किए गए, केस वेस करने के भी इनको धमकी दी गई, केस वगैरह किया भी गया। मतलब एक तरीके से इनके काम को लेकर के इनको परेशान किया गया कि एक पैशन है जिस व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को लेकर के और वो कर रहा है तो उसको परेशान किया गया, क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है उस चीज़ से खुद को असहज महसूस कर रहा है, जबकि ये भारत के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक से एक ऐसे महान लोग हुए हैं, अभी भी हैं, जिनकी मिमिक्री की जाती है, जिनकी नकल की जाती है इस तरीके के आर्टिस्टों के द्वारा, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते हैं। आपको भली भांति याद होगा कि अभी जो है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं राजू श्रीवास्तव जी, वो लालू यादव का कितनी मिमिक्री करते थे। उनके सामने कई ऐसे प्रोग्राम मैंने देखे हैं कि सामने लालू यादव बैठे हैं और उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उनका नकल उतार रहे हैं और लालू यादव को बुरा नहीं लगता था, वो मज़े लेते थे, हंसते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको कॉमेडी भी पचता नहीं है ना, इनको ये कला भी पचता नहीं है और ये भी इनको चुभता है। और इसीलिए श्याम रंगीला जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो नरेंद्र मोदी के आँखों में चुभते हैं और इसीलिए इनके शोज़ को टीवी पर प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया और यूट्यूब पर भी इनके जो शोज़ है उसको लेकर के इनको पर कानूनी कार्रवाई करने की एक तरीके से नसीहत दी गई कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अभी एक तत्काल में लेटेस्ट जो मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें ये बता रहे थे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत भी इनके ऊपर कुछ शायद 10,000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ था। इन सब चीज़ों को देख करके उनको लगता है कि अब राजनीति में आ जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ने का डिसीज़न लिया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का डिसीज़न लिया। अपने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी कि किस तरीके से वो मतलब अपने गांव से अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने गांव वासियों का, जो उनके गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनके उम्र के जो लोग हैं, उन सभी की शुभकामनाएं लेकर के और वो बनारस जाएंगे, वहां से अपना नामांकन करेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में वो लड़ेंगे। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, है ना? किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको चुनाव लड़ने की। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही सॉलिड सा उत्तर इन्होंने इस चीज़ को लेकर के दिया है और इनका ये कहना है कि सूरत और इंदौर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं नहीं हो और इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, इस देश के अंदर लोकतंत्र
ख़त्म ना हो, लोकतंत्र जिंदा रहे, इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। सूरत और इंदौर का जिक्र इन्होंने क्यों किया, इसके पीछे की कहानी से आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं कि इस चुनाव के दौरान न सिर्फ सूरत और इंदौर बल्कि खजुराहो भी इसमें शामिल है कि सूरत में किस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसका नामांकन ही रद्द कर दिया गया और बाकी जो प्रत्याशी थे उनको सरेंडर करवा दिया गया, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और इस तरीके से सूरत के अंदर अब चुनाव ही नहीं होगा और बिना चुनाव के ही बीजेपी का एक प्रत्याशी लोकसभा 2024 का चुनाव जीत गया। इंदौर के अंदर भी क्या हुआ आप सब ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था वहाँ पर अक्षय कांति बम, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया और न सिर्फ नामांकन वापस लिया बल्कि वो नामांकन वापस लेने के तुरंत बाद बीजेपी के अंदर जा कर के शामिल हो गया, बीजेपी ज्वाइन कर गया। और उसके पीछे की जो कहानी थी वो कहानी यही निकल कर के आई कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया, पुराने 17 साल पुराने केसेस खोले गए और उन केसेस के माध्यम से उसमें धाराएं बढ़ाई गई और फिर उसके ऊपर प्रेशर दिया गया कि तुम कांग्रेस छोड़ करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो और बीजेपी के अंदर आ जाओ। खजुराहो के अंदर भी यही हुआ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा रद्द कर दिया गया, उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया। हाल ही में जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के अमित शाह, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिला और इस चीज़ को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें वो कहती हैं कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। 16 प्रत्याशी चुनाव से पहले ही बैठ गए, कहते हैं कि बहुत मजबूत हैं तो फिर चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं, क्यों लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। चाहे 100 प्रत्याशी सामने हो, चुनाव लड़िए और जीतिए, यही तो लोकतंत्र है, डर किस बात का। इसके पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में किस तरीके से चीज़ें हुई थी उसको पूरा देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को लताड़ लगाई थी। तो ये जो एक हमारे देश का जो लोकतांत्रिक कहते हैं ना कि चुनाव हमारे देश का लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार है, इस पर्व को ही ख़त्म कर देना चाहती है। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के अंदर संविधान है और संविधान ने इस देश के लोगों को जो वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट देने के अधिकार को ही वर्तमान सरकार ख़त्म कर देना चाहती है। आप सोचिए कि सूरत के अंदर जो चीज़ हुआ, सूरत में लाखों मतदाता होंगे लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मतदान नहीं कर पाएंगे, उनके का जो वोटर आईडी कार्ड है वो अलमारी में ही रखा रह जाएगा। तो उन लोगों से जो वोट देने का अधिकार है उसको भी मोदी जी ने छीन लिया। बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको डरा धमका करके या उनको पैसे का लालच दे करके और उनको वापस बैठा दिया जाता है कि भैया तुम चुनाव मत लड़ो, पैसे ले लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे। एक और इसी तरीके की जो पूरी लोकसभा सीट है उसका सूचना खुद श्याम रंगीला ने ट्वीट करके दिया है कि पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने टिकट वापस लौटाई। बताइए, देश की जनता का बीजेपी और कांग्रेस से ज़रूर भरोसा उठ रहा होगा लेकिन लोकतंत्र से भरोसा नहीं उठने दूंगा, इसीलिए मैं लड़ने निकला हूं अकेला, लेकिन अब आप सबका साथ मिल रहा है। तो श्याम रंगीला का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि इस देश के अंदर वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, है ना, कि चुनाव जो विपक्ष है उसको इस लायक ही मत छोड़ो कि वो चुनाव लड़ सके। और उससे क्या हो रहा है कि उससे धीरे धीरे हमारे देश का जो चुनाव का एक प्रक्रिया वो ख़त्म हो रहा है। लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से एक तरीके से बाहर किया जा रहा है। सूरत में हुआ, खजुराहो में जो हुआ या इंदौर में जो हुआ वो तो और सीमित हो गया, मतलब वहाँ पर एक सिर्फ एक बोलते हैं ना कि महज औपचारिकता रह गई कि वहाँ पर चुनाव होगा, है ना, लेकिन वो लोकतंत्र का पर्व जिस रूप में मनाया जाना चाहिए उस रूप में नहीं मनेगा। श्याम रंगीला का ये जो तर्क है मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा लगा कि बनारस में कहीं ऐसा ना हो जाए। आप समझ रहे हैं जिस तरीके से सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, खजुराहो में हुआ कि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको या तो डरा धमका करके या पैसे के लालच दे करके उनको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया गया।
और वहाँ पर एक तरीके से बीजेपी जीत गई, जीतने की स्थिति में है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये स्थिति बनारस में ना हो जहाँ से कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए श्याम रंगीला जो है बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं कि अगर बनारस में भी अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनको बीजेपी वाले अगर डरा धमका करके बैठा देते हैं तो वो बैठ जाएंगे बेशक से, लेकिन मैं श्याम रंगीला बैठेगा नहीं, तो वो चुनाव लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा, बैठेगा वो नहीं, टिकट अपना वापस नहीं लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वजह से श्याम रंगीला ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। इनके पास पैसा नहीं है ना, इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, या इवन नामांकन के लिए भी इनके पास पैसा नहीं। एक पेपर में ये चीज़ आया कि श्याम रंगीला के पास 25 लाख फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन नामांकन के लिए 25,000 रुपये नहीं है ना। एक पेपर की कटिंग है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। और इस चीज़ के जवाब में ये कहते हैं, इसको टैग करते हुए कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि चुनाव पैसों से ही जीता जाता है? सोचिए। और हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन लड़ने की हिम्मत है। पैसे होते तो ईडी सीबीआई के डर से दुबका बैठा रहता, जैसे सब बैठे हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे देश के शुभचिंतक तैयार हैं। बड़े ही ना कॉमेडियन है, जाहिर सी बात है कि बहुत हाजिर जवाबी हैं और हर सवाल का जवाब उतनी ही प्रखरता के साथ देते हैं, उसका जवाब एकदम स्पॉन्टेनियस तरीके से देते हैं और यही चीज़ें लोगों को काफ़ी भाती है। चुनाव होगा बनारसी के अंदर और श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सोच है इस बंदे की, श्याम रंगीला की, और जिस सोच के तहत ये बनारस से चुनाव लड़ने जा रहा है, उस सोच को ज़रूर सलाम करना चाहिए कि एटलीस्ट इस बंदे के अंदर एक जज्बा है सिस्टम से टक्कर लेने का। जिस सिस्टम के आगे, जिस तंत्र के आगे अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक दिए हैं, उसके पैरों में लौट रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसका वंदना कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, उस सिस्टम के आंखों में आंखें डाल करके और उससे लड़ने की हिम्मत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेशक से श्याम रंगीला वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये सबको पता है, ये श्याम रंगीला को भी पता है, लेकिन इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए कि ऐसे ही इस देश के लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि आप झुकिए नहीं, आप निडर होकर के और अपना काम कीजिए, चाहे आपको कितना भी झुकाने का और दबाने की कोशिश की जाए। आगे आगे देखिए कि अभी बनारस के अंदर जब ये जाएंगे, अपना वहाँ पर नामांकन करेंगे और जब ये अपना प्रचार कार्य शुरू करेंगे तो किस तरीके से बनारस के अंदर माहौल बनेगा, लोगों का मनोरंजन भी होगा, क्योंकि ये मोदी जी की आवाज़ निकालते भी हैं, बड़ी बाखूबी तरीके से निकालते हैं। तो ये बहुत ही बनारस के अंदर, बनारस के लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर है, बहुत ही बढ़िया मौका है और मुझे उम्मीद है कि चुनावी इस माहौल के अंदर ये लोगों को हंसाएंगे भी और लोगों को भावुक भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।